नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखिए, महत्वपूर्ण वीडियो है। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा एक कार्यालय आदेश जारी किया गया है कि सत्र 2024 और 25 के स्नातक स्तर और परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन प्रक्रिया जो है किस प्रकार से बाकायदे इसकी गाइडलाइन जारी की गई है कि आप विश्वविद्यालय के साइट पे आप कैसे जा कर के और अपने स्नातक या परास्नातक में जो प्रवेश लेना चाहते हैं तो सबसे पहले कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है ना। ये बाकायदे इसके लिए एक गाइडलाइन जारी किया गया है और जो भी अभ्यर्थी नव प्रवेशी छात्र हैं जो स्नातक स्तर में या परास्नातक स्तर में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए जो गाइडलाइन है, सबसे पहले ये जानेंगे कि जो प्रारंभिक तिथि है, प्रवेश की जो प्रारंभिक तिथि है वह 6 मई 2024 से ये प्रारंभ है और इसकी अंतिम जो तिथि है वह है 20/6/2024 यानी 20 जून को इसकी अंतिम तिथि है। इसके दृष्टिगत या इसके मद्देनज़र ही आप स्नातक या परास्नातक में प्रवेश लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, विश्वविद्यालय यानी महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में यदि प्रवेश लेंगे तो सबसे पहले विश्वविद्यालय की साइट पे आएंगे। देखिए दिया है msdsu.ac.in, ठीक है ना, एक साइट है। दूसरा है admission.msdsuonline.in, ये दो साइट दिया गया है। इन दोनों साइट में से किसी एक साइट पे आप विज़िट कर सकते हैं। जो निर्धारित पंजीकरण शुल्क है, जिसमें रजिस्ट्रेशन जो शुल्क है वो 200 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क है। यह विश्वविद्यालय ने आपको यह छूट दिया है कि आप स्वयं भी रजिस्ट्रेशन अपने एंड्रॉइड फ़ोन से भी कर सकते हैं और किसी जन सेवा केंद्र से भी संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या संबंधित महाविद्यालय जहां आप प्रवेश लेना चाहते हैं, जैसे मेरा महाविद्यालय जो राम बच्चन यादव स्नातकोत्तर महाविद्यालय खुरासो फूलपुर आजमगढ़ में है, वहां प्रवेश लेना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके लिए ज़रूरी हैं और कौन कौन सी फॉर्मेलिटी उसके लिए ज़रूरी की गई है। ये एक मैंने इसके पिछली वीडियो भी इसके लिए मैंने बनाया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रवेश प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है या अनिवार्य किया गया है। इसके पहले वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्नातक परास्नातक में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसकी पूरी तैयारी करने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। देखिए, यह संपूर्ण जो कार्यालय आदेश है महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का, वो दो भागों में उसके विभाजित किया गया है। पहला है, यह अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि जो नव प्रवेशित अभ्यर्थी हैं उनके लिए गाइडलाइन दी गई है और दूसरे भाग में है कि महाविद्यालय के लिए कौन कौन से गाइडलाइन जारी किया गया है कि महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है ना। और कुछ जो सूचना पहली है वो अभ्यर्थियों के लिए है और दूसरी सूचना जो है महाविद्यालय के लिए है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए या अभ्यर्थी जो आवेदन करेंगे स्नातक या परास्नातक में या रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनके लिए सबसे पहले क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए, बाकायदे दिया है शैक्षिक सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए पंजीकरण हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र भरने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिया है ना, गाइडलाइन दिया है। तो इस गाइडलाइन को जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप उस साइट पे विज़िट न करिएगा। उसके लिए आपको बाकायदे तैयारी रखनी होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स आप उपलब्ध होने के बाद ही आप साइट पे जाएंगे। देखिए सबसे पहले मैंने साइट का नाम भी बताया, ये साइट है उसकी
और एडमिशन 2024-25 के लिए। हाँ देखिए, जो भी साइट आप खोलेंगे, ओपन करेंगे, जो स्टार वाला लिंक होगा, यानी कि जो भी कॉलम आपको फिल करना है जहाँ भी स्टार लगा होगा, वह स्टार इसलिए दर्शाता है कि वह अनिवार्य रूप से आपको भरना है ना। उसमें ऑप्शन नहीं होता, उसमें अनिवार्य रूप से आपको फिल करना होगा। और जहाँ स्टार नहीं लगा है उसमें वैकल्पिक भी होता है, ये आप कुछ अदर भी डाल सकते हैं, या उसे छोड़ सकते हैं, या नो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, इस तरह से होता है। आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी के लिए देखिए 10वीं कक्षा 10वीं 12वीं के अंक पत्र है ना, तो 10वीं या 12वीं के अंक पत्र हो गए, और हाल में जो खींचा गया हुआ पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, और हस्ताक्षर है ना। ये देखिए 10वीं 12वीं के अंक पत्र का फ़ोटो कापी हो, और हाल ही में पासपोर्ट साइज़ का खींचा गया फ़ोटो आपका हो, और हस्ताक्षर है ना, ये अनिवार्य हो गया। यदि आवेदक अल्पसंख्यक वर्ग का है, आरक्षित वर्ग का है, आरक्षित जाति का है, किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, तो उसे संबंधित आरक्षण का प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है ना। तो जाति प्रमाण पत्र भी होना आपके पास अनिवार्य है। और अगला है देखिए, आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी के लिए अपार आईडी है ना, ABC अपार आईडी का होना अनिवार्य है। ये तो बहुत अनिवार्य, देखिए इसको हाईलाइट किया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले आवेदन यानी रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व ये अपार आईडी आप बनवा लेंगे, तो अपार आईडी जो बन रहा है, अभ्यर्थी जो बनाना चाहते हैं, वो डिजीलॉकर एक ऐप आता है, डिजीलॉकर ऐप डाउनलोड करके अपार आईडी आप बना सकते हैं। उसकी एक संख्या मिलेगी, तभी आवेदन आप कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, दिया है अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा आपने पास अगर यूपी बोर्ड से किया है, तो उसके लिए निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है ना। जो लोग यूपी बोर्ड से पढ़े हैं उनके लिए अनिवार्य निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। और अन्य बोर्ड से जो पास आउट अभ्यर्थी हैं है ना, जैसे ICSE बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो गया, तो विभिन्न प्रकार के जो बोर्ड होते हैं यूपी बोर्ड छोड़ करके, उनके लिए निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा है ना। तो ये जानकारी आपके लिए देखिए है। अगला है प्रवेश के लिए जो आवेदन है और जो प्रवेश की प्रक्रिया है, तो आवेदित जो कॉलेज होगा आपका, तो वहाँ पाठ्यक्रम जो होगा या विषय में जिस विषय में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन जो आप करा लेंगे, और रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म होगा और डॉक्यूमेंट्स के साथ महाविद्यालय में जमा करेंगे, तो वरीयता क्रम में देखिए, वरीयता क्रम में आवेदित पाठ्यक्रम में आपका प्रवेश होगा। यानी कि देखिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अंक पत्र के अनुसार आपके जो आवेदित पाठ्यक्रम हैं, जिन विषयों में आपने आवेदन किया है, तो उन विषयों में जो प्रवेश प्रक्रिया होगी वो मेरिट के आधार पे होगी है ना। तो मेरिट के आधार पे ही प्रवेश आपको दिया जाएगा। उसके बाद अन्य जानकारी है, किसी प्रकार का वेटेज या भारांश जो भी होता है, तो किसी प्रकार का वेटेज या भारांक प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, यानी प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार का वेटेज की आवश्यकता नहीं है। अगला है अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण किए हैं और या करना चाहते हैं, वो साइबर कैफ़े से संपर्क कर सकते हैं, स्वयं उपस्थित होकर के भी आवेदन कर सकते हैं है ना। अब देखिए प्री रजिस्ट्रेशन पेज, आप जब भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंक डालेंगे, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो डालेंगे, सेव करेंगे, उसके बाद हस्ताक्षर करेंगे, तो एक पेज खुलकर आएगा, ठीक है ना। देखिए प्री रजिस्ट्रेशन पेज जो होता है, जब लिंक पे जाएंगे तो 12वीं कक्षा की बोर्ड और वर्ष ये सही आप चुनेंगे, बोर्ड कौन सा है, किस वर्ष में आप पास हुए हैं, और रोल नंबर डालेंगे तो एक पेज खुल करके आ जाएगा। तो एक पेज इस तरह खुल के आएगा, देखिए बनाया गया है, इमेज दिया गया है। तो आप बोर्ड डालेंगे यहाँ पे और वर्ष डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, तो एक पेज खुल जाएगा और कैप्चर कोड देगा, ये कैप्चर कोड यहाँ डालेंगे, तो उसके बाद क्या होगा देखिए, ये इस तरह से लिंक खुल करके आ जाएगा
है ना। इस तरह से इमेज खुल करके आ जाएगा। अब देखिए कि उसके बाद जो है, जब आप पंजीकरण हेतु आवेदन करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रोल नंबर, वर्ष, और उसके साथ ये हाई स्कूल का वर्ष डालेंगे, बोर्ड डालेंगे, वर्ष डालेंगे और रोल नंबर डालेंगे। तो ये इस तरह से पेज जो है खुल करके आपका आ जाएगा। अब आपको फिल करना है, ठीक है ना। जो भी बातें इसमें दी गई हैं, ये किस तरह से क्या क्या भरना है, ये सब कुछ डिटेल पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अपने पास रखेंगे, उसे देख करके ही उसे फिल करेंगे। बहुत इत्मीनान से करेंगे। ये सब कुछ फिल करने के बाद फिर आपको कैप्चर कोड मिलेगा, उसे डालेंगे, उसके बाद ही ये चीज़ें सेव हो पाएंगी, है ना। आगे की सूचना देखिए ये वीडियो लंबी हो सकती है, ये आपके जानकारी के लिए ही बनाई गई है, तो इससे कतई नहीं घबराइएगा, पूरा ध्यान से इसको आप सुनिएगा, पढ़िएगा। उसके बाद दिया है आवेदन पत्र में मांगी गई जो सूचनाएं हैं उस पर आप ध्यानपूर्वक भरेंगे। जैसे देखिए जन्म तिथि दिया है, लिंग दिया है, धर्म दिया है, मूल निवास दिया है, आरक्षण से संबंधित विवरण दिया है, कक्षा 10वीं और 12वीं के अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ये सभी जो है आपके लिए आवश्यक है। आप अब सब कुछ अपने पास रखेंगे, है ना। उसके साथ ही अपने अस्थाई पता होगा, आपका पत्राचार पता होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल एड्रेस भी आप बना लेंगे, ठीक है ना। अपना ईमेल एड्रेस बना लेंगे तभी आवेदन करेंगे। तो अगर आपका ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर नहीं यूज करते हैं तो आप घर के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप बना लेंगे और उसे आप डाल सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी केवल एक पंजीकरण के लिए ही वैध होगी, है ना। अगर आप उस मोबाइल नंबर, उस ईमेल आईडी से दूसरा पंजीकरण करेंगे तो वो कतई नहीं हो पाएगा, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल एड्रेस से ही कर सकते हैं। इसके बाद क्या दिया है कि आवेदित पत्र, जो आवेदन पत्र है विशिष्ट पहचान से संबंधित, तो कक्षा 10 के अंकों का क्रमांक, अनुक्रमांक और परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष और आधार कार्ड नंबर, ये सभी जानकारी आप ध्यानपूर्वक भरेंगे, है ना। इसमें कतई मिस्टेक नहीं होना चाहिए और ध्यानपूर्वक भरेंगे, मिलान करेंगे, उसके बाद ही पेज को सेव करेंगे, है ना। इसके साथ दिया है कि अब जब भी आप रजिस्ट्रेशन का, इसके पूर्व जो इमेज हमने आपको दिखाया था, सब कुछ आप फिल कर लेंगे। तो जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने डाला था उस पर, उसी लॉगिन पटल पर एक यूज़र आईडी, जिसे WRN कहते हैं, यूज़र आईडी और पासवर्ड, है ना, ये ऑटोमेटिक विश्वविद्यालय द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। तो यूज़र आईडी या पासवर्ड यह भेज दिया जाएगा, जिसे आप बहुत सुरक्षित रखेंगे, है ना। ये हमेशा आपके काम आएगा जब तक आप उस संस्था से जुड़े रहेंगे, यह यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो आईडी पासवर्ड ये संभाल के रखेंगे। और कभी भी आपको मान लीजिए आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई या कुछ आपको बदलना है, तो उसमें यूज़र आईडी अपनी पासवर्ड डालेंगे तो पेज पुनः खुल जाएगा और उसे आप संशोधित कर सकते हैं, है ना। तो यूज़र आईडी पासवर्ड जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो इस तरह बन के आ जाएगा और यूज़र आईडी पासवर्ड को आप सेव करके रखेंगे। ये भविष्य में आपके लिए काम करेगा। चलिए अगली जानकारी देखते हैं कि एप्लीकेशन जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके लिए शुल्क जो है 200 रुपये रखे गए हैं, है ना। और ऑनलाइन भुगतान की भी सुविधा रखी गई है, जैसे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, है ना, कैश वॉलेट हो। इस प्रकार से ये विकल्प दिया गया है कि इस आधार पे आप 200 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप जनरेट कर सकते हैं या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, है ना। अभी मान लीजिए आपने नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस माध्यम से आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए भुगतान करते समय किसी कतिपय कारण से या नेटवर्क के इश्यूज़ की वजह से अगर असफल हो जाता है
तो आप बार बार उसे क्लिक नहीं करेंगे, 4 घंटे तक वेट करेंगे, है ना। 4 घंटे बाद पुनः कोशिश करिएगा। पुनः कोशिश करने के बाद भी फेल हो जाता है तो फिर आप कोशिश नहीं करेंगे, आप दूसरे दिन अगले दिन दोपहर को 2 बजे के बाद प्रयास करेंगे, है ना। भुगतान की स्थिति मैं बता रहा हूँ। अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो एक बार ही प्रयास करेंगे, दोबारा प्रयास नहीं करेंगे। दोबारा तब प्रयास करेंगे जब 4 घंटा बीत जाएगा, है ना। अगर 4 घंटे बाद भी नहीं होता है तो दूसरे दिन दोपहर के 2 बजे के बाद वह ट्रांजैक्शन करेंगे। अगर नहीं होता है तो आप वहीं पे छोड़ देंगे उसको, और 3-4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद जो है वह पैसा आपके खाते में आ जाएगा। ये सभी जानकारी है। जैसे ही आप ये ट्रांजैक्शन कर देंगे तो एक घोषणा पत्र आ जाएगा, एक शपथ पत्र एक तरह से आ जाएगा। उसे आप भरना होगा कि सारी जो फॉर्मेलिटियां हैं वो हमारे द्वारा सही भरी गई हैं, किसी प्रकार के तथ्य को छुपाया नहीं गया है। तो इस पे आप करेंगे, ट्रिक लगाएंगे तो फिर एक बार कैप्चर कोड देगा, इसे आप भरेंगे, फिर दोबारा पेज को सेव हो जाएगा। अब देखिए कि आपने रजिस्ट्रेशन को लगभग पूर्ण कर लिया है ना। आपने रजिस्ट्रेशन को पूर्ण कर लिया है और बाकायदे जो भी आपने भरा है सब कुछ आपके सामने इस तरह इमेज बन के आएगा। और सब कुछ आप अपना जो डिटेल है, नाम की स्पेलिंग, फादर के नाम की स्पेलिंग, मदर के नाम की स्पेलिंग, यानी जो भी आप आपने भरा है, ठीक है ना, यह पुनः आपको देखने का मौका दे रहा है। तो ये सभी जो कुछ भरा है रजिस्ट्रेशन के दौरान, ये सब कुछ आपके सामने इस तरह आएगा और आप सब कुछ जो है इस तरह से चेक करने के बाद ही लास्ट में इसके आप सेव करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए वो पीछे वाले पेज का ही शेष यहाँ पे है। उसके बाद जब ये सेव हो जाएगा तो उसके बाद देखिए सिग्नेचर ऑफ जो पेरेंट्स आपके हैं या गार्जियन हैं उनका सिग्नेचर होगा, यहाँ डेट होगा। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, जो जिन्होंने आवेदन किया है उस कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, यहाँ डेट पड़ेगा, है ना। और सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ नथी करेंगे। और उसके बाद देखिए दिया है महत्वपूर्ण और जानकारी भी है, जैसे WRN जो आपने ID पासवर्ड बताया, WRN संख्या जो आवंटित की जाएगी, और यह है WRN संख्या जो आवंटित की जाएगी जिस मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस से आपने आवेदन किया है उसी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे ये मैसेज आपका ये सब कुछ आ जाएगा, है ना। तो लॉगिन पटल पर यह सब कुछ दर्शाया हुआ दिखेगा, ठीक है ना। अब जो है छात्र अपने जो आवेदन फॉर्म है चयनित महाविद्यालय में ले जा कर के आप जमा करेंगे। और वह महाविद्यालय जहाँ पे आप जमा करेंगे, जैसे मेरा महाविद्यालय रामबच्चन यादव स्नातकोत्तर महाविद्यालय खुरासो फूलपुर आजमगढ़ में है, वहाँ पे आप लाके जमा करेंगे। विभिन्न स्नातक स्तर पे और प्रास्नातक स्तर पे जो विषय हैं उन विषयों में प्रवेश के लिए आप जमा करेंगे। आपके वरीयता क्रम में, है ना, आपके वरीयता क्रम में यानी कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अंक पत्र जो आपको अंक मिला है, प्राप्तांक जो मिला है, उसके आधार पे, मेरिट के आधार पे आपका प्रवेश होगा। यदि आप परास्नातक में प्रवेश करेंगे तो स्नातक स्तर के जो अंक मिले हैं, प्राप्तांक मिले हैं, उसके आधार पे आपको प्रवेश दिया जाएगा, है ना। आवेदन पूर्ण होने या सबमिट होने के बाद जो है उसे मुख्य रूप से लॉगिन पटल में प्रवेश के उपरांत लॉग आउट करना ना भूलें, ठीक है ना। जब आप देखिए कह रहा आवेदन पूर्ण रूप से जब आप सबमिट कर लेते हैं उसके पश्चात कभी भी देखिए दिया लॉग इन पटल में प्रवेश के उपरांत लॉग आउट करना ना भूलें। जब तक लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक वह कन्फर्म नहीं माना जाएगा, है ना। इस तरह से छात्र के लिए विशेष अपील है कि छात्र जो है एक से अधिक महाविद्यालय में कोर्स में अपना आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमारे महाविद्यालय रामबच्चन यादव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आप आवेदन करेंगे, उसके साथ आप वरीयता क्रम में और भी महाविद्यालय को डाल सकते हैं, है ना। लेकिन प्रवेश जो लेंगे एक ही महाविद्यालय में आपका प्रवेश होगा। यदि हमारे यहाँ सीट खाली होगी तो हमारे यहाँ वरीयता क्रम में पहला एडमिशन आपका होगा। अगर हमारे यहाँ सीट खाली नहीं होंगी तो आपको अन्य महाविद्यालय जाना होगा, विजिट करना होगा, संबंधित महाविद्यालय जो आपने
चयन किया है, चयनित जो विषय हैं आपके, जो चयनित पाठ्यक्रम हैं, यदि हमारे यहाँ रहेंगे तो आपका एडमिशन होगा, सीटें उपलब्ध रहेंगी तो आपका एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, किसी अन्य महाविद्यालय से आपको संपर्क करना होगा। ये कह रहे हैं कि एक बार विद्यार्थी का प्रवेश कन्फर्म हो जाने के बाद जो है अन्य महाविद्यालय में विद्यार्थी प्रवेश संभव नहीं है। यानी कि हमारे जैसे रामबच्चन यादव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आपका प्रवेश हो जाता है, आप चाहते हैं कि आप अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लें तो ये प्रवेश नहीं आपका हो पाएगा, है ना। तो इस तरह से ये सभी जानकारी है। अगली जानकारी ये महाविद्यालय के लिए दी गई है। हमें विश्वास है, वीडियो तो बहुत लंबी चली गई, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जैसे ही मैं विश्वविद्यालय से संबंधित, कॉलेज से संबंधित या विद्यार्थियों के लिए जो भी गाइडलाइन दिशा निर्देश जारी होता है तो मैं आपको हमेशा अपडेट कराता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।